नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, फिर बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज आपको जो हम जानकारी इस सेगमेंट में हम देने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है। ख़ासतौर से हम बात कर रहे हैं उन चारा फसलों की जिसके ज़रिए न आपकी सिर्फ आमदनी बढ़ सकती है, बल्कि हमारे पशु के आहार की अगर बात की जाए तो वहाँ भी ये हमारे पशुओं की सेहत के लिए लाभदायक हो सकती है, जिसके ज़रिए जो पशु का दूध उत्पादन क्षमता है उसमें इजाफा हो सकता है और उसके ज़रिए भी हमारी जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकती है। कौन कौन सी ये फसलें हैं और किस तरह का प्रबंधन इनके लिए हमें अपनाना होगा, कैसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि के विकास के लिए लगातार कोई ना कोई योजना बनती रहती है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं परेशानियों में से एक है पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था। शुष्क क्षेत्रों में किसानों को हरा चारा पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान ने नई चारा फसल अर्थात चारा चुकंदर इजाद की है। ये एक ऐसा पौधा है जो औसतन 5 से 6 किलोग्राम वजन के कंद पैदा करता है। 4 महीने के समय में 200 टन प्रति हेक्टेयर हरे बायोमास का उत्पादन करने की क्षमता रखने वाली इस फसल को पानी और मिट्टी की खराब गुणवत्ता में भी उगाया जा सकता है। चारे के तौर पर यह फसल जनवरी से अप्रैल के बीच उपलब्ध रहती है। उत्पादित बायोमास के लिए प्रति किलोग्राम 50 पैसे से कम उत्पादन की लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। इस आहार के परीक्षण से मवेशियों में दूध की पैदावार भी बढ़ी है। पानी के साथ 10 से 12 छिड़काव वाली सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद लागू करनी चाहिए। अगर पपड़ी गिरती है तो बुआई के 4 दिन बाद हल्की सिंचाई देनी चाहिए। बाद में नवंबर माह के दौरान 10 दिनों, दिसंबर से फरवरी के दौरान 13 से 15 दिन और मार्च से अप्रैल के दौरान 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही इसे खारे और क्षारीय पानी के साथ भी लाभप्रद तरीके से उगाया जा सकता है। साथ ही हाथों द्वारा निराई व छटाई के साथ इसके ऊपर की मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दूसरी निराई की जानी चाहिए। वहीं अगर जड़ को उखाड़ने की बात की जाए तो जब जड़ें 1 से 1.5 किलोग्राम का वजन ले लेती हैं, अमूमन मध्य जनवरी के दौरान ये न्यूनतम वजन प्राप्त कर लेती हैं, तब इन्हें उखाड़ा जा सकता है। इस हिसाब से किसान अपने मवेशियों को भी ये दे सकते हैं। आपको बता दें कि चुकंदर की खेती से पशुओं को तो आहार मिलता ही है, साथ ही इसका उत्पादन हर जगह आसानी से किया जा सकता है। इसलिए अगर आप काफी समय से हरे चारे के लिए परेशान हो रहे हैं तो एक बार चुकंदर की खेती जरूर करें और अत्यधिक मुनाफा कमाएं। तो जाना आपने किस तरीके से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत को कम करके, और इसके साथ साथ अगर पशुपालन आप करते हैं तो पशु के लिए बेहतर ढंग से आहार व्यवस्था कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपके लिए एक सफल और कामयाब किसान की कहानी हम लेकर आते हैं। आज जिनकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रामीण इलाकों में किसी महिला का घर से बाहर निकलना और अपने दम पर कुछ कर दिखाना भी आसान नहीं रहा। 20 साल पहले ये सोच और प्रबल थी। घर की दहलीज के बाहर अपने बूते कुछ करने का जज्बा मजाक की वजह और तानाकशी का कारण बन जाता था। राजकुमारी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बार जब कामयाबी ने कदम चूमने शुरू किए तो लोगों का रवैया भी बदल गया। ताना देने वाले उनकी तारीफें करने लगे और मजाक उड़ाने वाले गुणगान। भैया का शादी हुआ था तो टीचर ट्रेनिंग की हुई भाभी आई थी कि भैया हमारे बड़े अतिथि हम लोग को नौकरी नहीं करने दिए तो आज वो रिटायर कर गए दरोगा से। तो कहते हैं कि राजकुमारी को नौकरी करने देते तो इतना नागाव नहीं होता। इसको उस समय हम नौकरी नहीं करने दिए तो जहाँ ना जाना है तहाँ तो चलिएगा ना। और उस समय गांव में टीचर वाला होता था तो वो कहे कि महिला कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। उस समय हमको नहीं होने दी। आज पछताते हैं कि नौकरी मैंने की हुई रहती तो एक जगह आज कितना जगह इसको जाना पड़ा, कितना कठिनाई उठाना पड़ा, ये सब होवे किया। तो भैया अप्रसन्न रहते हैं हमारे। उस समय दरोगा थे, नहीं हमको होने दी। बात आज से 2 दशक पहले की है। राजकुमारी के ससुर ने बेटों का बंटवारा कर दिया और यूं उनके पति अवधेश चौधरी के हिस्से में जमीन का छोटा सा टुकड़ा आया। इतनी कम जमीन पर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वैसे भी उनके गांव आनंदपुर में तंबाकू उगाने का रिवाज था। अधिकतर एक ही फसल पर निर्भर होने की वजह से किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी मजबूरी ने राजकुमारी को घर की दहलीज लांघकर खेतीबाड़ी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया। और इसी तरह राजकुमारी का मिट्टी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। वो साइकिल से सफर करती, खेत के नए गुर सीखती और फिर उन्हें अपने खेतों में आजमाती। संघर्ष बड़ा था, लेकिन इस महिला के हौसले भी उससे ज्यादा बुलंद थे। महिला होकर काम कर रहे थे तो हमको बहुत परेशानी उठाना पड़ा। कहे कि एक तो हम जाति से होशियार थे और परिवार हमारा अच्छा था, हमारे घर के परिवार के लोग अच्छे थे। फिर भी हमको तकदीर में हमको 2 बेटी, हमारे पति नहीं कुछ काम कर रहे थे तो हमको सौतेली सास थे। बार बार उदाहरण देती थी जो कैसे बेटी से का ब्याह होगा, ये होगा, वो होगा। और समाज में खाना बनता तो वो लोग अच्छा खाना खाते। हमको माने जैसे रोटी सब्जी ऐसे ही माने खाना तो मिलता था हमारे पति को, चाहे हमको, चाहे हमारे बच्चों को। इसी तरह करते करते वो लोग हमको बांट दिए। तानों और फब्तियों से बचने के लिए शुरुआत में राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेतों में जाना शुरू किया। वे जानती थी कि उनकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और उनके परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने पहला काम ये किया कि तंबाकू की प्रचलित फसल को छोड़कर केला, आम, पपीता, लीची, नींबू और ओल की खेती शुरू की। जैसे शाम को सवेरे उठकर काम करते थे और धीरे धीरे काम विस्तार होने लगा। लोग से सीमा हम किए, जो लोग के सामने में काम न करेंगे भोरे कर लेते थे, शाम को हम करते थे। बच्चे 3 थे तो उनको छोट खटोली था, उसी पर रात को बैठा करके तोरी उखाड़ना, अरे जो भी काम था कहने में ख़राब लगता है तो वो सब हम काम करते थे। क्या कि बच्चे को फीस पर छोड़ कर जाए, घर एगो था उसमें ताला लगा देते थे, लेकर उसको खेत में चल जाते थे। इसी तरह करते करते हमारे पति खैनी बेचे, सब्जी बेचे, हम भी उसका पूरा काम खेती का काम हम बोर्डिंग में सब चला लेते थे। राजकुमारी देवी की मेहनत जल्द रंग लाने लगी। इस रंग को पति अवधेश चौधरी ने महसूस कर लिया था। अब वो अपनी पत्नी का सहयोग करने लगे। इससे खेती में 4 चांद लग गए। लीची की पहली ही खेप में बम्पर पैदावार हुई। मुनाफा भी आश्चर्यजनक रूप से 2 गुना हो गया। शुरुआती सफलता के बाद राजकुमारी देवी ने प्रयोग का दूसरा दौर शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई। इस बार नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। कामयाबी समाज की सोच को बदल देती है। अब गांव के लोग राजकुमारी को गंभीरता से लेने लगे, बल्कि उनका समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वो जमाने को साथ लेकर चलना चाहती थी।
उन्होंने गांव के लोगों को तंबाकू की जगह फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनका ज्यादा जोर जैविक खेती पर था। हालांकि जैविक खेती की प्रेरणा भी कोई आसान काम नहीं थी। बाहर निकलने से शिकायत होता था, क्योंकि उस समय हमारे समाज में महिला नहीं निकलती थी हम लोगों के परिवार से। तो हमारे पिताजी संबंधी लोग ये लोग विरोध करते थे कि भाई हमारी पत्नी खेत में जाके काम कर रही है। तो और हमको भी बुरा लगता था, वो लोग कहते थे, हमको भी बुरा लगता था। हम रोकते थे लेकिन ये नहीं रुकी, नहीं मानी, करती गई। तो जब कुछ अच्छा रिजल्ट आने लगा, कुछ लोग अच्छा इसको कहने लगे, तो हमको भी अच्छा लगने लगा। राजकुमारी देवी खुद खेतीबाड़ी के नए गुण सीखने के लिए दिल्ली में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। कृषि मेलों में अपने उत्पाद लेकर पहुंचने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी रहने लगी। सरकारी संस्थाओं से जुड़कर राजकुमारी देवी को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से आगे भी खेती की बहुत बड़ी दुनिया है। इस तरह उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में हाथ आजमाना शुरू किया और अचार, जैम और चिप्स वगैरह बनाकर लाखों की कमाई करने लगी। साइकिल चलाने की वजह से वो पहले साइकिल चाची के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में हुई तो किसान चाची कहलाई जाने लगी। अपना उत्पाद को लगाते थे तो उसमें हमको प्रथम पुरस्कार मिलता था। और कृषि विज्ञान के सरैया में था तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, तो उसमें सब चीज़ का ट्रेनिंग उन लोग को, महिला लोग को दिलवाए, जैसे सिलाई का, टेलीवियर का, मधुमक्खी का, मछली का, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब कुछ का ट्रेनिंग हुआ। और हम भी ट्रेनिंग लिए थे। तो खाद्य प्रसंस्करण का अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, इस सब का ज्योति मैडम ट्रेनिंग दिए। तो इसके लिए हम अपने ग्रुप का प्रिजर्वेशन का काम किए। हम तो पहले पैक पन्नी में 5 रुपया 10 रुपया करके बेचे, बाकी धीरे धीरे जब काम बढ़ने लगा और लोग का चॉइस होने लगा, कोई कोई किसान चाची, अब किसान चाची उस समय नहीं थे, साइकिल वाली चाची थी, देवी जी लोग कहता था। धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो अब अपना कागज़ पर लिख करके डिब्बा पर साट के, पन्नी पर साट के, माने स्वयं सहायता समूह लेकर अनंतपुर ज्योति कका कैसे बेचते अब तो ज़्यादा हो गया, तो अब विस्तार बिकता है। किसान चाची गांव की महिलाओं को भी खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गईं। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की मुहिम चलाई। देखते ही देखते अकेले सरैया ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 35 हो गई। राजकुमारी देवी पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें किसान श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। छोटे से खेत से शुरू हुआ राजकुमारी देवी का सफर आज कई मंजिलें तय कर चुका है। मन में अगर लगन हो या कुछ करने का जज्बा हो तो संसाधनों की कमी और समाज का विरोध कोई मायने नहीं रखता। और आइए अब कृषि दर्शन में वक्त हो चला है लगातार आपको हम जो जानकारी देते हैं और उसके बाद आपके जहन में जो कुछ सवाल आते हैं उनके जवाब देने का भी। तो आइए देखते हैं आज जो विशेषज्ञ हैं आपके सवालों के कौन कौन से जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि मक्का को उगाने की उन्नत कृषि तकनीकियों का प्रयोग करें। सबसे प्रथम आता है कि मक्का की बुआई कैसे करें। मक्का की बुआई करने के लिए बलुई भूमि, बलुई दोमट एवं चिकनी दोमट भूमि बहुत अच्छी होती है तथा भूमि की अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेनी चाहिए। भूमि की 2-3 जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए तथा उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी बुआई कर देनी चाहिए। मक्का की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि किस्में अच्छी होंगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। मक्का की लिए उन्नत किस्में पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4, PEHM 5, PEHM 4, PMH 1, PMH 3 ये बहुत ही अच्छी किस्म है तथा इनसे मक्का की पैदावार 4.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी बुआई करें वे अच्छी प्रकार की किस्मों की ही बुआई करें। इसके पश्चात बीज की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेत में यदि पौधों की संख्या उचित होगी
तो पैदावार भी अच्छी होगी। पौधों की उचित संख्या बीज की मात्रा पर बहुत निर्भर करती है। मक्का के लिए अगर दाने के लिए उगाई गई है तो 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यदि मक्का स्वीट कॉर्न उगाई गई है तो उसके लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। यदि पॉपकॉर्न के लिए उगाई गई है तो 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तथा यदि मक्का की खेती चारे के लिए की जा रही है तो 1 हेक्टेयर में 50 से 60 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। और इसके साथ ही कृषि दर्शन में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में लगातार आपके लिए नई नई और रोचक जानकारी हम लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं आज फार्मिंग इंडिया में क्या है आपके लिए खास। एकीकृत कृषि यानी आधुनिक कृषि का एक ऐसा मॉडल जिसमें थोड़ी ही जमीन में खेती के साथ साथ इससे जुड़ी कई गतिविधियां एक साथ की जाती हैं। इसमें पानी बचाना और उसका कई तरह से बार बार इस्तेमाल कर अधिक उपज हासिल करना शामिल होता है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक। टैंक की जो क्षमता होती है वो करीबन 50,000 घन लीटर की होती है। पानी जो भी उनके निकटस्थ सोर्सेस होते हैं वहां से उस पे इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही साथ उसमें लगभग जो है 1000 मछलियों के बीज भी डाले जाते हैं और इसके साथ ही साथ निर्माण किया जाता है मुर्गी बाड़े का। मुर्गी बाड़े में करीबन जो है 50 मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं जो समय बढ़ने पे जो है वो बढ़ते हैं और उसका भी अच्छा रेट हमारे किसानों को मिलता है। इसके साथ ही साथ किसानों को जो है वो पॉली हाउसेस दिए जाते हैं जो बेमौसमी सब्जियां लगाते हैं उससे उनको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। जो बहुउद्देशीय हमारा जल टैंक है उसके आसपास हमने जो है फलदार वृक्ष और पौधे भी लगाए हैं। जो फल निकलते हैं उसकी भी वो मार्केटिंग करके जो है वो अपनी आय का सृजन कर सकता है। एकीकृत कृषि के इस कामयाब मॉडल से जुड़ने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं अल्मोड़ा के प्रभाकर भाकुनी। विभाग द्वारा शुरू में मुझे एक टैंक बना के दिया गया और इसको पानी को लाने के लिए मेरे पास हेड नहीं था, उसको हेड के लिए 500 मीटर पाइप भी दिया गया ताकि हम उसको दूर पहाड़ियों से अपने पोखरे तक, अपना टैंक तक उस पानी को पहुंचा सकें। उस पानी को मैंने सिंचाई भी किया, उसमें मच्छी भी पाली और उसके साथ मुर्गी बाड़ा दिया गया। मुर्गियाँ भी देसी मुर्गियाँ हैं, कॉयलर मुर्गियाँ बोलते हैं उनको, और जो अंडा देती है। उसके साथ मेरा मांस के लिए भी हो जाता है और अंडे के लिए भी हो जाता है। और इसके साथ साथ उसमें उस टैंक में मैंने अजोला घास उगाई है। वो अजोला में काफ़ी प्रोटीन होती है और वो जो मेरा प्रोटीन एक तो पशुपालन मेरा गाय के रूप में खाती है, बकरी खाती है और सबसे ज़्यादा मेरे को मुर्गियाँ खाती है। मुर्गियों को मैं बाजार का लेके दाना देता नहीं हूँ।
मुर्गियों के चारा की पूर्ति करने के लिए मैंने अपने लाइट में लाइट टेप लगाया है। लाइट टेप का मतलब क्या है, बल्ब के नीचे एक बाल्टी लगा दी है और वो टकराता है टीन से, उसमें टकरा के पानी में नीचे गिर जाता कीड़ा। जो फार्म के आसपास जितने कीड़े हैं उनको दूर करने के लिए ब्याज दिया, ताकि मैं दवाइयों का, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग न करूँ, मेरी सब्जी में ना पड़े। उसका जो मेन है, जो अंडा देने वाला, वही आ जाए, उसी को मार देता हूँ। वो मेरे मुर्गियाँ खा लेती है, जिसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इससे अच्छे अंडे उत्पादन होते हैं। और उसकी जो बीट आती है वो मछलियाँ नीचे खाती है, जिससे मछली ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि गर्म होता है। इसके साथ साथ फल पौध तो है ही मेरा, और साथ में सब्जियां बहुत अच्छी होती है। पोखरे का जो पानी है उसमें जंगली जानवरों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। मैंने अपने चारों ओर की जो ज़मीन है उसके किनारे किनारे पे गुलाब का और कैमोमाइल की खेती कर रखी है, ताकि जंगली जानवर उस खुशबू से अंदर ना आए, और बाढ़ के रूप में भी वो काम करता है। उसमें कांटे बहुत होते हैं। गुलाब का गुलाब जल तैयार करता हूँ। इससे मेरी आय और दुगनी हो जाती है। एकीकृत कृषि से जुड़ने वाली एक और बेमिसाल किसान है अल्मोड़ा की पुष्पा कांडपाल। मैं एकीकृत कृषि विभाग से 2015-2016 में जुड़ी, जिससे हमें कंपोस्ट खाद की फीड मिली और साथ में 1000 केंचुए मिले। और मेरे पास गाय बछिया भैंस है, जिसका गोबर हम इस फीड में डालते हैं। और फिर सर लोगों ने हमें बताया कि 90 दिन में कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार हो जाता है। पॉली हाउस में सब्जियां, टमाटर, भिंडी, बैगन इत्यादि में जैविक खाद का प्रयोग लाते हैं, जो जिसमें बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन अच्छा हो जाता है और बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। इसकी योजना के तहत मेरे पास फलों के पेड़ पौधे भी हैं, जैसे केला है, संतरा है, नींबू है, माल्टा, जिससे इनकी बिक्री भी अच्छी हो जाती है। के साथ साथ हमें टैंक मिला मस्त तालाब का और 1000 मछलियाँ मिली। और पिछली बार मैंने 20-25 किलो मछलियाँ प्राप्त हुई और इसमें मुझे 250 रुपये किलो के हिसाब से बाजार में बिक्री की। और साथ साथ में टैंक से हमें सिंचाई करने में सुविधा होती है, जिसका पानी मैं सब्जियों की सिंचाई के प्रयोग में लाती हूँ, जैसे पॉली हाउस की सब्जियों में, बाहर की सब्जियों में और घास आदि इत्यादि, और अनाजों में भी इसका प्रयोग आता है। मैं इस पानी से गाय बच्चों को नहलाना धुलाना आसान रहता है। के साथ साथ हमें मुर्गी बाड़ा मिला, 50 के साथ चूजे मिले। मुर्गियों का उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है और इसका लोकल रेट भी 500 रुपये के हिसाब से एक मुर्गी पर मंथ मिल जाती है। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार बहुत आया। इस योजना के तहत मुझे नेपियर घास मिली, जो पानी की सिंचाई करके मैंने अपने गाय बच्चों को खिलाया, जिससे गाय बच्चों के दूध में बढ़ोतरी हुई, गाय बच्चियों की ताकत और इनकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। कुदरती तरीके से उगाई ये फसलें ज्यादा पौष्टिक हैं और सेहतमंद भी। नई और कई तरह की खेती एक साथ करने वाले एकीकृत खेती के किसान उन्नति के बीज बोते हैं और उम्मीदों की फसल काटते हैं। मेरा ऑर्गेनिक फार्म होने के कारण मेरा दूध मेरे फार्म से निकल जाता है, अंडे यहीं से निकल जाते हैं, मछलियाँ यहीं से निकल जाती हैं। और फार्म में जो गेहूँ और ये होता है, उसके साथ जो मैंने सघन फसलों का कर रखा है, उसमें मैं आसवन से गुलाब जल निकालता हूँ। गुलाब जल टूरिस्ट ले जाते हैं। कैमोमाइल चाय के लिए कैमोमाइल लेके जाते हैं। तो मेरा कुल मिला के देखा जाए तो 6 से 6.5 लाख रुपया सालाना आ जाता है। अब मुझे लगता है मेरा परिवार, मेरा आजीविका बहुत बेहतर चल रही है पहले से।
प्राकृतिक खेती उदाहरण है खेती के स्थानीय ज्ञान को मिले वैज्ञानिक नजरिए का, मौजूद संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल का। ये किसान की मेहनत और कौशल की बेमिसाल कहानी है। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि से संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।